कोशिका के बारे में पढ़ रहे थे। कोशिका जीवन की कोशिका को जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई माना गया है। ठीक है। कोशिका दो प्रकार की होती है, एक को कहते हैं यूकैरियोटिक कोशिका और एक को कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है वो विकसित होती है, और जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है वो विकसित नहीं होती है। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक मौजूद होता है, वो झिल्ली युक्त होती है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक मौजूद नहीं होता है और वो क्या होती है, झिल्ली युक्त नहीं होती। और प्रोकैरियोटिक कोशिका विकसित नहीं होती और यूकैरियोटिक कोशिका विकसित होती है। जितने भी जीव जंतु है, पादप है, वो कोशिकाओं से मिलकर बना। कई कोशिका मिलकर ऊतक का निर्माण करती है और कई ऊतक मिलकर अंग का निर्माण करता है और कई अंग मिलकर अंगतंत्र का निर्माण करता है। तब जाके क्या होता है, शरीर का निर्माण। उसके बाद इसमें कोशिका को समझने के लिए उनके वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ते हैं, कैसे कैसे अध्ययन किया गया प्रकार कोशिका के गहराई में चलते हैं। तो सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक 1665 ईस्वी में किया और उन्होंने अपने बनाई हुई माइक्रोस्कोप की सहायता से मधुमक्खियों के छत्ते जो पटरियों जैसा उन्होंने देखा अपने माइक्रोस्कोप की सहायता से, और उन्होंने उनका नाम, उस कोठरियों का नाम कोशिका, कब 1665। उसके बाद से धीरे धीरे अध्ययन कोशिका का बढ़ा। तब एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था ल्यू वेन हुएर। उन्होंने उसमें संशोधित किया, माइक्रोस्कोप में संशोधित किया और उसमें लेंस की व्यवस्था की और अपने आधुनिक माइक्रोस्कोप की सहायता से उन्होंने 1674 ईस्वी में ल्यूवेन हुएर ने 1674 ईस्वी में जीवाणु और प्रोटोजोआ को सबसे पहले देखा। धीरे धीरे अध्ययन आगे बढ़ा। उसके बाद से 1831 में रॉबर्ट ब्राउन आए और उन्होंने कोशिका के अंदर एक गोलाकार संरचना को देखा और उस गोलाकार संरचना का क्या नाम दिया, केंद्रक नाम दिया। तब उसके बाद से धीरे धीरे और भी अध्ययन बढ़ा, क्योंकि जिसमें रिसर्च होता है तो और भी रिसर्च होने लगता है। तो पुरकेंद्र साहब आए और 1839 ईस्वी में उन्होंने उसके अंदर, कोशिका के अंदर जब अध्ययन किया तो उसमें अर्ध तरल पदार्थ और दानेदार सजीव को देखा और उस अर्ध तरल पदार्थ और दानेदार सजीव का नाम प्रोटोप्लाज्म दिया, जिसे हम जीव द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। उसके बाद से एक पुरकुंजर साहब को बता दिए। उसके बाद से अब आए स्वान ने कहा था कि जो पादप कोशिका के वनस्पति वैज्ञानिक जंतु वैज्ञानिक के स्वान, उन्होंने कहा था कि जंतुओं का शरीर किससे बना है, सूक्ष्म कोशिकाओं से बना है। क्या सूक्ष्म कोशिकाओं से बना है। प्राणी वैज्ञानिक के स्वान, उन्होंने कहा कि जंतुओं का शरीर क्या है, सूक्ष्म कोशिकाओं से बना है। और उसी प्रकार वनस्पति वैज्ञानिक के स्लाइडेन, उन्होंने कहा कि जो पादप का जो शरीर है, जो पौधे का जो शरीर है, सूक्ष्म कोशिकाओं से बना है। उसके बाद से इन दोनों के सिद्धांत को हम क्या कहते हैं, तो कोशिका सिद्धांत कहते हैं। इन दोनों वैज्ञानिकों को सिद्धांत को क्या कहते हैं, कोशिका सिद्धांत कहते हैं। और ये दोनों वैज्ञानिक कौन थे, तो स्वान थे और स्लाइडेन थे। कौन थे, स्वान थे और स्लाइडेन थे। स्लाइडेन कौन सा, स्लाइडेन जो थे, स्लाइडेन और ये स्लाइडेन जो थे
स्लाइड एंड वनस्पति वैज्ञानिक थे, वनस्पति वैज्ञानिक थे। और जो स्वान थे वो प्राणी वैज्ञानिक थे, प्राणी वैज्ञानिक थे। और इन्हीं दोनों साइंटिस्ट जो थे, एक प्राणी वैज्ञानिक थे, एक वनस्पति वैज्ञानिक, और दोनों के सिद्धांतों को हम कोशिका सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका सिद्धांत कहते हैं। उसके बाद से उसका अध्ययन आगे बढ़ा और एक वैज्ञानिक नाम था उनका विर्चो। क्या नाम था? विर्चो। 1855 में उन्होंने नई कोशिका का निर्माण, उन्होंने बताया कि जब नई कोशिका का निर्माण होता है, उसमें नई कोशिका का निर्माण होता है तो पुरानी कोशिका उसमें मौजूद पुरानी कोशिकाओं से ही होता है, पुरानी कोशिकाओं से ही नई कोशिका का निर्माण होता है। और जो पुरानी कोशिकाएं होती हैं उनका मृत्यु हो जाता है। ठीक है ना? उसके बाद से 1884 ईस्वी में स्ट्रासबर्गर ने बताया कि केंद्रक पैतृक लक्षणों का वंशागति में भाग लेता है। जो केंद्रक होता है पैतृक लक्षणों का वंशागति में भाग लेता है, उसमें पैतृक लक्षण आते हैं। जैसे अगर पिताजी का जो लक्षण है वो क्या आता है? बेटे में आ जाता है। दादाजी का लक्षण है उनके बेटे में आ जाता है या नाती में आ जाता है। ठीक है? ये पैतृक लक्षणों का वंशागति का कार्य कौन करता है? केंद्रक करता है। ठीक है? उसके बाद से हम लोग कोशिका की संरचना के बारे में पढ़ते हैं। और कोशिका की संरचना को देखो, कोशिका के अंदर विभिन्न घटक मौजूद होते हैं। कोशिका के अंदर क्या होते हैं? विभिन्न घटक मौजूद होते हैं और इन्हीं घटकों को हम क्या कहते हैं? कोशिका अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका अंग कहते हैं। और कोशिका को सुगमता की दृष्टि से समझने के लिए इन्हें हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहले भाग को हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। पहले को कोशिका झिल्ली और दूसरा केंद्रक और तीसरा जीवतरफी। क्या? जीवतरफी। और ये जीवतरफी की खोज किसने किया था? तो जीवतरफी की खोज एक पूर्वज साहब ने किए थे। उन्होंने कोशिका के अंदर पाए जाने वाले या कहे तो कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अर्धतरल पदार्थ और वो क्या देखा? दानेदार सजीव को देखा और उस अर्धतरल पदार्थ और दानेदार सजीव का क्या नाम दिया? यही जीवद्रव्य नाम दिया। क्या नाम दिया? जीवद्रव्य नाम दिया। ठीक है ना? अब आते हैं हम लोग कोशिका के झिल्ली के बारे में थोड़ा सा समझते हैं और तब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? तो कोशिका झिल्ली क्या है? तो देखो, कोशिका झिल्ली प्रत्येक कोशिका के बाहर एक पतली और मुलायम क्या होती है? झिल्ली होती है। इसे ही हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। और ये कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य होती है, अर्थात इसके अंदर से कुछ पदार्थ आ जा सकते हैं। ठीक है? और इसे हम चयनात्मक झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली को क्या कहते हैं? चयनात्मक झिल्ली कहते हैं। और क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि ये खुद चयन करती है कि हमारे अंदर कौन आएगा और कौन जाएगा। ठीक है? इसीलिए इसे क्या कहते हैं? चयनात्मक झिल्ली कहते हैं। और इसमें क्या होता है? कोशिका के जो कोशिका झिल्ली बनी है वो लिपिड और प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। प्रोटीन और किसकी बनी होती है? लिपिड की बनी होती है। और इसे कोशिका झिल्ली को हम जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो कैसा दिखाई देता है? जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो दोहरी झिल्ली दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? दोहरी झिल्ली दिखाई देती है। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है, कोशिका झिल्ली का कार्य क्या है? इसका कार्य है कि यह एक सीमित झिल्ली का कार्य करती है। क्या करती है? एक सीमित झिल्ली का कार्य करती है। एक कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करती है। निश्चित आकार क्या करती है? प्रदान करती है। कौन करती है? तो कोशिका झिल्ली क्या करती है? कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करती है। तो उसके बाद से इसका तीसरा कार्य है कि यह यांत्रिक सहारा प्रदान करती है।
यह यांत्रिक क्या करती है, सहारा प्रदान करती है। और चौथा इसका कार्य है, ये भिन्न भिन्न प्रकार के अणुओं को बाहर निकालने एवं अंदर ले जाने में नियंत्रण रखती है। ठीक है, चलो